गुड मॉर्निंग दोस्तों, एसजीबी डिफेंस सर्विसेज एकेडमी के डिजिटल ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर मैं गणेश खड़से फिर से आप सभी का एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट के लेक्चर में बुद्धिज्म, जैनिज्म, चारवाक, लोकायत ऐसे कई सारे नाम आपके कानों पर पड़े ही हैं मेरे वजह से। बुद्धिज्म की टीचिंग क्या है वो भी हमने समझ लिया, जैनिज्म की टीचिंग क्या है वो भी हमने समझ लिया। साथ ही साथ 6th सेंचुरी बीसीई में ये जो इमर्जेंस हुआ है 62 टाइप्स की फिलॉसफी का, ये क्यों हुआ, क्या उसके पीछे के कारण थे, ये भी हमने साइंटिफिक तरीके से जानने की कोशिश की और बड़े इंपॉर्टेंट रीजंस थे, आपको मालूम होने चाहिए। आगे की कई सारी एग्जाम्स के लिए ये सिलेबस, ये जो मेरा पढ़ाया हुआ है, सारी चीजें आपको काम में आएगी। लास्ट लेक्चर में हमने ये भी देख लिया कि बुद्धिज्म एक जो है ये साइंटिफिक टीचिंग है। बुद्धिज्म में सिंपल पाली भाषा का इस्तेमाल किया गया है। बुद्ध जो है सामान्य उदाहरण देकर लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं और रॉयल पैट्रोनेज, काउंसिल्स, लिटरेचर, ये सारी मुद्दों की वजह से, कारणों की वजह से बुद्धिज्म जो है लगभग 1200 सालों तक भारत के भूमि में प्रचारित और प्रसारित होते रहा। अशोक जैसे सम्राट के कारण ये बुद्धिज्म जैसा महान तत्वज्ञान ना सिर्फ भारत में लेकिन भारत के बाहर भी आपको स्प्रेड होता हुआ दिखेगा। इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, चाइना, नेपाल, श्रीलंका ऐसे कई सारे देशों में आज भी बुद्धिज्म की जो है बुद्धिज्म के फॉलोवर आपको देखने को मिलते हैं। तो ये कई सारे हमने रीजंस देखे थे बुद्धिज्म के प्रचार और प्रसार के। लेकिन 1200 सालों तक जो बुद्धिज्म का बोलबाला रहा, 6th सेंचुरी कॉमन एरा के बाद में ये डिक्लाइन स्टेट पर चला जाता है। और बुद्धिज्म में जो उसको विशेष बनाने वाली बातें थी, खास बनाने वाली बातें थी, साइंटिफिक बनाने वाली बातें थी, उन चीजों का कहीं ना कहीं विनाश हुआ, गलत इस्तेमाल हुआ या फिर उसका गलत मतलब निकला। इस वजह से ये डिक्लाइन स्टेज पर भी उतने ही फास्ट तरीके से चलता गया। जितना ग्रो फास्टली हुआ उतना ही डिक्लाइन भी फास्टली हुआ। इसके पीछे के रीजंस क्या है, क्यों बुद्धिज्म जैसा एक साइंटिफिक रिलीजन खत्म हो जाता है, तो इसको जरा लास्ट लेक्चर के साइंटिफिक तरीके से ही समझने की कोशिश करेंगे। कॉजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म। दोस्तों, शिज्म इन बुद्धिज्म, शिज्म मतलब विभाजन। वो कौन से संप्रदाय बुद्ध के संघ में तैयार हुए थे? 2 संप्रदाय। जी हाँ दोस्तों, एक था हीनयान और दूसरा था महायान। हीनयान और महायान। तीसरी सेकंड काउंसिल के बाद ही स्थविरवादी और महास्थान, इस प्रकार से 2 ग्रुप तैयार हो गए थे। प्रैक्टिस से लेकर इनका वाद विवाद शुरू हो गया। बाद में तीसरी काउंसिल में स्पष्ट तरीके से हीनयान अलग और महायान अलग, इस प्रकार के 2 संप्रदाय आपको देखने को मिलेंगे। यह शिज्म जो है इसी बुद्धिज्म के लिए हानिकारक रहा, महायान और हीनयान। फिर क्या सर, बुद्धिज्म के संघ में क्या सिर्फ 2 ही संप्रदाय है, हीनयान और महायान? नहीं, बुद्धिज्म के संप्रदाय में लगभग ऐसे महायान और हीनयान जैसे 18 संप्रदाय डिवाइड होते हैं। सहजयान, नवयान, तंत्रयान, वज्रयान, महायान, हीनयान, ऐसे लगभग 17 से 18 प्रकार के संप्रदाय हैं। और ये डिस्प्यूट, ये शिज्म ही इस बुद्धिज्म के विनाश के लिए, डिक्लाइन के लिए कारणीभूत रहा। दूसरा रीजन है फॉरगॉटेड द ओरिजिनल टीचिंग ऑफ बुद्धा। बुद्ध जो है एक जगह पर नहीं रुकते थे। 5 घर भिक्षा मांगने के बाद मिला तो ठीक, नहीं तो वो दिन ऐसे ही चले जाएगा। किसी भी दिन वो एक जगह पर नहीं रुकते थे। रेनी सीजन में श्रावस्ती नाम की एक जगह है, रेनी सीजन की वजह से वो 4 महीने एक जगह पर रुकते थे, लेकिन बाकी समय किसी एक जगह पर नहीं रुकते थे। भिक्षा में जो मिला वो खाकर ही गुजारा करते थे। वो सिंपल भिक्षु श्रमण की लाइफ है। बुद्ध को देने वाले तो बहुत लोग थे, धनी राजा महाराजा लोग थे। बुद्ध के लिए रॉयल दरबार बनाएंगे या फिर एक बहुत बड़ा पैलेस बनवाएंगे, इस प्रकार के भी डोनर उस पीरियड में थे। लेकिन बुद्ध ने किसी भी चीज की अपेक्षा नहीं की। क्यों? क्योंकि बुद्ध खुद ही एक राजमहल छोड़कर आए थे, उनको क्या लालसा रहेगी उस चीज की। तो बुद्ध की टीचिंग में आपको एक चीज दिखेगी, नॉन अटैचमेंट। संपत्ति, लालसा, इन चीजों से वो दूर है, संपत्ति की लालसा से वो बड़े दूर है, वो ऐसी चीजों में नहीं फंसते। तो बुद्ध ने सोना चांदी संपत्ति किसी से कुछ नहीं लिया, यही उनकी टीचिंग का मेन सिद्धांत है। लेकिन आगे चल के जो है इसी बुद्ध की ओरिजिनल टीचिंग को उनके ही शिष्य भूल गए।
बुद्ध की टीचिंग को भूलने के बाद उनके शिष्यों ने क्या किया, तो जो राजा महाराजा बुद्ध के संघ के अनुयायियों को कुछ देना चाहते थे, उन्होंने हंसी खुशी उसको एक्सेप्ट कर लिया। आगे आपको बता दूं, सातवान नाम की डायनेस्टी में, सातवान डायनेस्टी के राजा महाराजाओं ने बुद्धिस्ट संघ के अनुयायियों को कई सारे लैंड ग्रांट्स दिए हैं, कई सारी संपत्ति दी है। तो इस प्रकार के उल्लेख डोनेशन को एक्सेप्ट करने के आगे आपको मिलते रहेंगे। तो ओरिजिनल टीचिंग बुद्धा की जो है ये लोग भूलते जा रहे हैं और इन्होंने संपत्ति का स्टोरेशन शुरू कर दिया, स्टोरिंग शुरू कर दी। कहां पर? विहारों में, स्तूपों में, केव्स में, जहां पर ये रहते हैं, चैत्य गृहों में, वहां पर भर भर के ये जो सोना मिल रहा है, संपत्ति मिल रही है, डोनेशन मिल रहा है, ये सब वो रख रहे हैं। इसका मतलब ओरिजिनल टीचिंग भूलते गए। इसका ड्रॉबैक क्या हुआ ये भी मैं आपको बताऊंगा। आइडिया ऑफ द वेल्थ, आइडिया ऑफ द वेल्थ, वही बुद्ध ने कहा कि संचय मत करो, ये आपके काम का नहीं है। अपारिग्रह एक शब्द यूज करते हैं बुद्ध, अपारिग्रह, कि सर जितना चाहिए उतना ही लो। यही बुद्ध की टीचिंग कबीर ने भी सिखाई है। क्या कहते हैं कि साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। साई इतना ही दीजिए, कितना? तो जामे कुटुंब समाए, मेरा कुटुंब बस 2 वक्त की रोटी ठीक से खा सके, इतना ही है मुझे चाहिए। और अगर घर के सामने कोई भिक्षु आए, कोई भूखा व्यक्ति आए, तो उसको मैं मेरे घर में से कुछ दान दक्षिणा दे सकूं, बस इतना ही चाहिए, ज्यादा की अपेक्षा नहीं है। इसी का मतलब है अपारिग्रह। बुद्ध ने ही सिखाया है। ये सीख को ये लोग भूलते चले गए और उन्होंने संपत्ति, घर, बड़े बड़े पैलेसेस, ये सब बनाना शुरू कर दिया। आइडिया ऑफ वेल्थ, ये इनके कंसेप्ट में अभी ये आइडिया जो है कंसेप्ट वेल्थ की, ये इन्होंने एक्सेप्ट कर ली। एक्सेप्टेड संस्कृत भाषा। बुद्ध ने सामान्य लोगों को समझाने के लिए पाली भाषा का इस्तेमाल किया था, लेकिन बुद्ध के मृत्यु के उपरांत 600-700 साल के बाद पाली छोड़ अब इन लोगों ने संस्कृत भाषा का अनुकरण कर लिया। जिस भाषा को छोड़ बुद्ध ने पाली भाषा को अपना लिया था, वही पाली भाषा अब ये लोग भूलते चले गए और उन्होंने फिर से संस्कृत भाषा का स्वीकार कर लिया। अब संस्कृत भाषा सामान्य लोगों की भाषा नहीं थी। उस कंसेप्ट में सामान्य लोगों को नहीं समझता था संस्कृत क्या है, क्या बोला गया मंत्र में, वही फिर से भाषा अपनाई गई है। यह भी बुद्धिज्म के डिक्लाइन के पीछे का एक रीजन है। आगे चल के दोस्तों, फॉरेन अटैक्स, भारत के इतिहास पर कई सारे आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया है भारत पर। इन्हीं में से कुछ नाम मैं आपको बताऊंगा। मोहम्मद बिन कासिम 712 कॉमन एरा, मोहम्मद गजनी, मोहम्मद घुरी, कई सारे अटैकर्स ने भारत पर अटैक किए। और जानते हैं ये कहां से आए थे? सेंट्रल एशिया से। सेंट्रल एशिया एक ऐसा एरिया है जहां पर जमीन नहीं है अच्छी, ना पानी की सुविधा है, ना फर्टाइल लैंड है। अब ऐसे जमीन में क्या उगेगा, क्या उत्पादित होगा? कुछ भी नहीं। तो उनके पास संपत्ति का, पैसे का कोई सोर्स ही नहीं है, लेकिन जीवन तो जीना है। फिर वो क्या करेंगे? तो जहां पर पैसा है, जहां पर अनाज है, जहां पे संपत्ति है, वहां पर वो जाकर उस एरिया को लूट लेंगे। अब सर, सेंट्रल एशिया और भारत ज्यादा डिस्टेंस नहीं है। भारत सोने की चिड़िया, रॉयल पैलेस, जहां पर सारा का सारा संपत्ति, अनाज भंडार पड़ा है पूरा का पूरा, और उसी के नेबर में सेंट्रल एशिया में कोई भूखा व्यक्ति है, तो वो भूखा व्यक्ति मरने से तो अच्छा है अटैक करेगा ना। यही हुआ। तो ये अटैकर्स आए, अटैक करते गए, और अटैक करने में उनका उद्देश्य क्या था? तो संपत्ति। और संपत्ति कहां पर रखी थी? स्तूपों में, चैत्यों में, विहारों में और मंदिरों में। अब अगर सर मूर्ति ही, भगवान की मूर्ति ही अगर सोने से बनी हुई है, तो वो सेंट्रल एशियन लोगों को क्या पता भगवान है या क्या है? उनको पैसा चाहिए, सोना चांदी चाहिए, जो जो मिला वो सब तोड़ ताड़ के वो लेके गए। बड़ा ही विध्वंस, हाहाकार मचाया उन्होंने, और इसमें हमारा आर्किटेक्चर का भी बड़ा नुकसान हुआ। साथ ही साथ जिन भिक्षुओं ने, जिन साधुओं ने इस विनाश को रोकने की कोशिश की, उनको भी आड़े हाथ लिया गया, उनको भी खत्म कर दिया गया। तो एक प्रकार से बुद्धिज्म का डिक्लाइन का कारण ये भी तो हुआ। तो फॉरेन अटैक्स ये बुद्धिज्म के पीछे का, डिक्लाइन के पीछे का रीजन है। रिवाइवल ऑफ ब्राह्मणिज्म। बुद्ध ने जिस ब्राह्मणिज्म के अगेंस्ट में आंदोलन खड़ा किया था, श्रमण आंदोलन,
इस आंदोलन को खड़े करने के पीछे बुद्धिज्म, ब्राह्मणिज्म की बुराइयां थी। ब्राह्मणिज्म में जो गलत चीजें धसी हुई थी, उन गलत चीजों को सुधारने के लिए तो श्रमण आंदोलन का उदय हुआ था, जन्म हुआ था। लेकिन आगे चल के बुद्धिज्म की फिलॉसफी जैसे ही डिक्लाइन स्टेट पर चली गई, ब्राह्मणिज्म ने अपने रिलीजन में नई सुधारणाएं, नई डेवलपमेंट्स ला दी। जो भी गलत चीजें हिंदुइज्म में या फिर ब्राह्मणिज्म में घुसी हुई थी, उन गलत चीजों को उन्होंने खत्म करके वहां पर नई और अच्छी और साइंटिफिक चीजें लाई। और उस ऐसी प्रकार की सुधारना लाने वालों में एक व्यक्ति अग्रणी थे, जिनका नाम है शंकराचार्य, आद्य शंकराचार्य, जिन्होंने रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म किया। तो ऑब्वियसली बुद्धिज्म में तो बुराइयां धसी चुकी थी और हिंदुइज्म एकदम साइंटिफिक तरीके से उभर रहा था। तो लोग कहां पर अट्रैक्ट होंगे? जो अनसाइंटिफिक है उसके तरफ या साइंटिफिक है उसके तरफ? तो साइंटिफिक के तरफ। अब ये जो 6 to 12 सेंचुरी जो है, इस पीरियड में साइंटिफिक क्या है? तो हिंदुइज्म है, तो हिंदुइज्म की तरफ वो अट्रैक्ट हो गए। तो ये भी रिवाइवल ऑफ ब्राह्मणिज्म, ये भी ब्राह्मण बुद्धिज्म के डिक्लाइन के पीछे का एक रीजन है। इफेक्ट ऑफ शंकराचार्य। तो शंकराचार्य एक बहुत बड़े विद्वान थे। कहते हैं 30 या 35 साल की ही आयु उनको प्राप्त हुई, लेकिन इस आयु में कई सारा अध्ययन उन्होंने किया, पढ़ाई उन्होंने की और इतने सारे तर्क दिए। इनकी भी कई सारे विद्वान लोगों के साथ में डिबेट हुई, लेकिन तर्क के आधार पर हर सामने वाले व्यक्ति को उन्होंने पराजित किया। और जो व्यक्ति तार्किक बात करता है बुद्ध के जैसी, उसकी फिलॉसफी तो पॉपुलर होना आवश्यक ही है। तो शंकराचार्य की पर्सनालिटी और उनका नॉलेज, ये भी कई सारे बुद्धिस्ट लोगों को हिंदुइज्म की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, प्रभावित करने के लिए सक्सेसफुल हुआ। लॉस द रॉयल पैट्रोनेज। मैंने कहा कि सर अजात शत्रु, बिंबिसार, कालाशोक, अशोक, कनिष्क, उसके बाद गुप्ता डायनेस्टी में भी बुद्धिज्म को पैट्रोनेज मिला, हर्षवर्धन का पीरियड है। उसके बाद सेना डायनेस्टी है, पाल डायनेस्टी है, लेकिन उसके बाद ये पैट्रोनेज खत्म हो गया। राजा जो बुद्धिज्म के प्रचार प्रसार के लिए काम कर रहे थे, राजा ने बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि सर इस बुद्धिज्म में जो गलत चीजें धसी हुई थी, ये गलत चीजें किसी भी राजा के लिए या फिर उसके राज्य के लिए सही साबित नहीं होगी। बुद्धिज्म जब तक अच्छा था तब सब राजा ने उसको पैट्रोनेज दिया, क्योंकि अच्छा ही थी। और अब बुराई धस गई तो पैट्रोनेज छूट जाएगा। इसी वजह से रॉयल पैट्रोनेज भी नहीं मिला। तो बुद्धिज्म के डिक्लाइन के पीछे का ये भी एक रीजन है। डिस्ट्रक्शन ऑफ द आर्किटेक्चर। दोस्तों, आर्किटेक्चरल डिस्ट्रक्शन, आपको पता होगा कि कई सारे मंदिर भारत में बनाए गए हैं प्राचीन काल में। इसी प्रकार से पुराने स्तूपास भी कई सारे हैं। चैत्य गृह है और विहारा है। अजंता एलोरा की केव्स, हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन वहां की केव्स, या फिर आपके बॉम्बे के पास की एलिफेंटा केव्स, कारले भाजे केव्स, महाराष्ट्र में तो कई सारी केव्स हैं। बट सर ये केव्स या फिर उनसे बना जो रॉक कट आर्किटेक्चर है, ये कोई सामान्य सी बात नहीं है, ये असामान्य आर्किटेक्चर है। क्यों? क्योंकि उसमें गहन मैसेज छुपा होता है। स्तूप का अगर कभी सांची जाकर वहां का स्तूप देखने का आपको सौभाग्य प्राप्त होता है, तो वहां से आपको पता चलेगा कि स्तूप जो है ये एक फाइन आर्ट है। और वहां पर जो दृश्य लगे हैं, वहां पर जो मूर्तियां हैं, उनको देखने के बाद बुद्ध की फिलॉसफी ऑटोमेटिकली आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगी। बताने की जरूरत नहीं, देखने के बाद ही आपको समझ आ जाएगा। एलोरा का कैलासा शिव टेम्पल अगर आपने देख लिया, तो उसकी दीवारों के चित्र अगर देख लिया, तो पूरा रामायण और महाभारत आपको समझ में आ जाएगा। बताने की जरूरत नहीं है। तो ये एक मैसेज स्प्रेडिंग सेंटर्स है आर्किटेक्चर। मतलब ये कोई मंदिर या फिर कोई एक प्रकार की वास्तु नहीं है, स्तूप हो या फिर विहार। ये एक मैसेज का एक जरिया है। साथ ही साथ आपने शायद खजुराहो के खंडारिया महादेव टेम्पल का भी जिक्र आपने कभी किया होगा, मैंने, या फिर आपने सुना भी होगा। आपने देखना है वो मंदिर खजुराहो का। खजुराहो के मंदिर के बाहरी दीवारों पर कई सारे चित्र आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन जब जैसे ही आप मंदिर के अंदर जाओगे तो वहां पर कोई चित्र नहीं, बस मूर्ति है एक भगवान की। तो क्या है सर, बाहर मूर्तियां क्यों है, अंदर क्यों नहीं? अंदर तो एक ही है। तो मतलब क्या है इसके पीछे का? तो मंदिर जो है कुछ बताना चाहते हैं आपको, स्तूप जो है कुछ बताना चाहते हैं आपको, या विहार जो है कुछ बताना चाहते हैं आपको। क्या? तो बाहर से जो दिखता है
वो है सेंसेस। बाहर की दुनिया जो है ये सेंस की दुनिया है, ये जीवन है, ये आपको करना है। ये सेंसेस जो है आपको हावी नहीं होने देंगे आपके दिमाग को, तो इसका भी अनुभव लो। लेकिन जब आप अंदर जाओगे मंदिर के, तो वहां पर सिर्फ भगवान ही भगवान है, वहां सिर्फ चेतना ही चेतना है, कॉन्शियस है। तो उस चेतना को पकड़ने के लिए, इस कॉन्शियस को पकड़ने के लिए ये बाहरी दुनिया भी आपने जाननी है। ये मैसेजेस आपको वहां पर बताए जाते हैं कि सर सेंस से कॉन्शियस कैसे लिफ्ट होना है, अपलिफ्ट करना है। तो जिस समय लोग पढ़े लिखे थे, तो पढ़े लिखे लोगों को आप बोलकर बताओगे, लेकिन अनपढ़ गवार लोगों को कैसे बताओगे? 5th सेंचुरी के बाद में, 5th सेंचुरी कॉमन इरा के बाद में पढ़ाई लिखाई बंद होती है भारत में, तो फाइन आर्ट्स, कविताएं, कथाएं, इसके माध्यम से सामान्य लोगों को उपदेश दिया जाता है। कौन सा उपदेश? सेंस से कॉन्शियस की जर्नी। तो दोस्तों, ये जो मंदिर है, ये जो स्तूप है, ये भी एक मैसेज स्प्रेडिंग का जरिया है। लेकिन यहां पर अब सोना भरा गया था, मैंने बताया हूं, और ऑब्वियसली लुटेरे जब आएंगे तो वो बैंक ही तोड़ेंगे ना। बैंक क्या है? अब स्तूप है, विहार है, मंदिर है। तो उन्होंने डिस्ट्रक्शन किसका किया? मंदिरों का किया। धार्मिक उद्देश्य नहीं है, आर्थिक उद्देश्य है, ये आपने समझना है। ये है बुद्धिज्म और जैनिज्म के डिक्लाइन के कुछ रीजंस। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में मैं यहीं रुकता हूं। तब तक के लिए थैंक यू।